नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक हिंदी संसार चैनल पर। जैसा कि हमने चैनल का नाम चेंज कर दिया है दोस्तों, क्योंकि वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था और ये नाम ज़्यादा सही है। तो पिछली क्लास में हमने विस्तार से हिंदी वर्णमाला का थ्योरी पार्ट पढ़ा था। आज उसी टॉपिक से हम करने जा रहे हैं 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 53 क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको कमेंट में बताना है कि मेरा 53 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया था ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अन और अह, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शंकर और हिंदी, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा चांद और सांस, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा अतः और प्रातः। तो जैसा कि मैंने थ्योरी वाले पार्ट में बताया था कि अनुनासिक और निर्नुनासिक, यानी जो अनुस्वार होता है वो निर्नुनासिक होता है, और जो चंद्रबिंदी वाला होता है वो क्या बोलते हैं, अनुनासिक होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाले तो क ख ग घ हो जाएगा। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे आंसर को बताने से पहले आपको वीडियो रोक रोक के आंसर, मेरे आंसर बताने से पहले ही आपको अपना आंसर क्या बोलते हैं, किसी कॉपी वगैरह में लिख लेना है, और लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, तो किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। तो दोस्तों बताइए, पहला ऑप्शन क्या है, ज है, दूसरा ऑप्शन च है, और तीसरा ऑप्शन घ है, और चौथा ऑप्शन स है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो घ हो जाएगा ना। जिह्वा तालु से नहीं टकराती है तो घ हो जाएगा। यानी तालु में कौन कौन सा आता है, च छ ज, ये सब आता ही है। और जब जैसा कि मैंने थ्योरी वाले पोर्शन में बताया था ट्रिक, यानी कि तालु यानी ताल, ताल यानी तालाब, यानी कि ताल, ताल में क्या धुल रहे थे, साया धुल रहे थे। ठीक, तो इसको अन्यथा में नहीं लेना है दोस्तों, बस याद करने के नज़रिए से हमने बताया ट्रिक। तो ताल में क्या धुल रहे थे, साया धुल रहे थे। तो साया में स और या, यानी स भी तालु है, और च छ ज तो तालु है ही। तो क्या बोलते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, तो निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। तो कौन सा समूह सही नहीं है, मूर्धन्य में च छ ज झ आता है दोस्तों, और ओष्ठ प फ प म ब भ, और वर्तस्य न ल र स, और कंठ में क ख ग घ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों कि कंठ में तो क ख ग घ आ जाएगा, और ओष्ठ में प फ ब भ में आ जाएगा, और वर्तस्य का भी मैंने थ्योरी वाले क्लास में ट्रिक बताया था कि वर्तस्य यानी कि वर के लिए क्या जा रहा था, नल से क्या जा रहा था, रस जा रहा था। ठीक, तो इस तरीके से नल और रस, ये वर्तस्य हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 5वां का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। ठीक, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। तो पहला ऑप्शन है प फ ब भ, और उसके बाद क ख ग घ, और उसके बाद सी वाला ऑप्शन है त थ द ध, और डी वाला है अ ई री और विसर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो ओष्ठ वर्ण में प फ ब भ हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन जैसा कि हमने बताया था, य र ल व अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो इसका 7वें का ए सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर में, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं। तो संयुक्ताक्षर मैंने बताया था ना कि छ त्र ज्ञ स्र, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आपको वीडियो रोक रोक के पहले आंसर बता लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद वीडियो को चालू करना है। यानी मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर अपना लिख लीजिए कॉपी में कि इसका ये सही है, ताकि आपको पता चले कि हाँ हमने 53 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया। तो 9 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है। तो ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है। तो सबसे पहले देखिए, नाद है, उसके बाद अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अल्प प्राण में मैंने ट्रिक क्या बताया था, अल्प प्राण और महाप्राण का ट्रिक मैंने बताया था। महाप्राण यानी कि महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, यानी कि 24 घंटा, यानी कि दूसरा और चौथा अक्षर। तो और ख कैसा दूसरा अक्षर है, और घ भी चौथा अक्षर है, यानी कि महाप्राण तो है ये। ठीक है, महाप्राण तो ये है। और उसके बाद ये अल्प प्राण देख लेते हैं। अल्प प्राण में 1 3 5 में तो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
9 के बाद 10 नंबर। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो प्रथम और द्वितीय यानी कि पहला अक्षर और दूसरा अक्षर को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? मैंने थ्योरी वाले क्लास में ट्रिक बताया था। यानी पहला अक्षर और दूसरा अक्षर यानी कि क्या हो गया? 12 हो गया। यानी कि अगर कोई तुमको घूस देगा, 12 रुपए देगा तो आप लोगे? नहीं लोगे। यानी कि ये क्या हो जाएंगे? जब नहीं लेंगे तो अघोष हो जाएगा। अगर 345 रुपए देते तो सघोष हो जाता है, यानी 3 4 5 क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए थ्योरी वाली क्लास देखिए। उसमें इतना मजेदार ट्रिक के साथ आपको सब चीज़ें बताया गया है कि एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा ही नहीं। जिसने भी थ्योरी का क्लास लिया है उसका देखना 50 में 50 एकदम 53 क्वेश्चन है, 53 में 53 सही होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि मैंने बताया था व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और 13 नंबर क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिसका मतलब जो व्यंजन में सहायता करते हैं, सहायता कौन करता है? स्वर करता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण का मैंने ट्रिक बताया था 1 3 5। ठीक 1 3 5 यानी ख तो दूसरे नंबर पर है, यानी ख तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ग तीसरे नंबर पे है, ग तो हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है 1 3 5 यानी कि 15 नंबर पे आ जाते हैं। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष का जैसा कि मैंने ट्रिक बताया था, घूस यानी घोष यानी घूस। यानी घूस हम कब लेंगे? जब हमको 345 रुपये मिलेगा तो हम घूस ले लेंगे। और अगर 12 रुपये मिलेगा तो हम घूस नहीं लेंगे, यानी अघोष हो जाएगा वो। तो 345 यानी तीसरे और चौथे पांचवें नंबर पे कौन सा है? तो च छ ज ही तीसरे नंबर पर है, तो यही सही हो जाएगा ना दोस्तों। उसके बाद 15 के बाद 16 नंबर पे आ जाते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका भी मैंने ट्रिक बताया था जिह्वा के आधार पर, यानी ये हमारा जीभ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 भाग कर लो। एक तो अग्रभाग हो जाता है, एक पश्च और एक मध्य हो जाता है और एक पश्च हो जाता है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद में आता है? तो ये संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? तो क और स से मिलकर बना होता है। ठीक, तो यानी कि क के बाद क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन 2 है, 2 4 और 6 और 8। तो बताइए दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं? तो सिंपल है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? लघु ध्वनियाँ और क्या बोलते हैं दीर्घ हो जाएगा, लघु और दीर्घ। और यही चीज़ अगर हिंदी में ना देके सिर्फ डायरेक्ट पूछता कि ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है तो 3 हो जाता, क्योंकि तब हम संस्कृत वाला भी ले लेते हैं जो प्लुत होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हिंदी में देगा तो 2, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में ही आएगा हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है तो 2। अगर हिंदी में ना देके सिर्फ डायरेक्ट पूछ ले ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं तो 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग का 18 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 19 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में दीर्घ स्वर हैं, तो दीर्घ स्वर कौन है? जैसा कि मैंने थ्योरी क्लास में आपको दीर्घ स्वर भी पढ़ाया था ना, दीर्घ स्वर कितने होते थे? 3 होते थे। यानी जो मूल दीर्घ स्वर होते थे वो 3 होते थे। कौन कौन से होते थे? ई होता था और आ होता था और उ। यानी जो ये भी क्वेश्चन आता है कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ होता है और बड़ी वाली ई होता है और उ होता है। ठीक, तो ये तीनों को याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा है मूल दीर्घ स्वर? कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? देखो यही क्वेश्चन अभी हम बता रहे थे, यही आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ई तो बड़ा वाला ई होता ही है और बड़ा वाला उ होता है और आ होता है। ठीक है, तो ओ नहीं होगा। ठीक है, ओ नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यही क्वेश्चन अभी हम पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे कि यदि वह पूछेगा कि हिंदी में जो है मात्रा के
आधार पर कितने स्वर होते हैं तब तो 2 बताना है। अगर सिर्फ डायरेक्ट पूछेगा मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं तब हमारा 3 आंसर सही हो जाएगा और 2 रॉन्ग हो जाएगा, इसको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ जैसे हम बोलेंगे ऊ हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। ई बड़ी वाली ई च छ ज झ इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये तो जाहिर सी बात है, कंठ के बाद तालु आता है तो तालु से हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो उसके बाद आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो जैसा कि हमने बताया था, अग्र मध्य और पश्च होता है तो विपरीत स्वर नहीं होगा। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो ए ऑप्शन है और बड़ा वाला ए और उसके बाद ऊ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो कौन सा पूछ रहा है? संयुक्त स्वर नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? तो सी वाला नहीं हो जाएगा, ये संयुक्त स्वर नहीं है क्योंकि ये मूल दीर्घ स्वर है। बाकी ये सब संयुक्त स्वर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य यानी कि कंठ और तालव्य यानी अ या आ और तालव्य यानी ई या ई से मिलकर कौन सा बनता है? ए बनता है। तो यहाँ पर कंठ तालव्य कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 27 नंबर पे आते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको गुरु स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ देखो, यहाँ पहली बात तो विपरीत, देखो 2 ऑप्शन में तो विपरीत आ रहा है तो इसको काट ही दो। विपरीत में तो सिर्फ एक ही होता है, मैंने थ्योरी में बताया था ना। विपरीत यानी पूरा मुंह खुल जाता है, और जब पूरा मुंह खुल जाएगा तो सिर्फ एक ही चीज, एक ही स्वर है। यानी जब आ बोलोगे, आप आ बोलोगे तभी आपका पूरी तरीके से मुंह खुलेगा, बाकी किसी में नहीं खुलेगा। तो आ के अलावा विपरीत में कोई है ही नहीं, तो इसको तो हटा ही दो। ठीक, अब बचा संवृत्त। अब हम ऊ को बोल के ट्राई करेंगे। तो ऊ को बोलोगे ना तो ऐसे लगेगा कि जैसे कि हम एकदम पीछे से निकल रहा है एकदम ध्वनि, यानी कि ऊ बोलोगे एकदम जैसे लगेगा एकदम गले के पास से ऊ निकल रहा है, तो इसलिए पश्च संवृत्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? जैसा कि हमने ट्रिक्स बताया, दूसरा और चौथा यानी 2 और 4 यानी 24, यानी कि जो महान लोग होते हैं, हमने थ्योरी क्लास में पढ़ाया है, जो महान लोग होते हैं वो 24 घंटा काम करते हैं। ठीक, तो महान लोग से यानी कि अब महाप्राण हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो सबसे पहले देखो, ये भी चीज़ मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है दोस्तों। जब आप थ्योरी वाला क्लास जाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें, जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ आपको मतलब थ्योरी वाले क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ संयुक्त ध्वनि, ठीक, और द्वित्व ध्वनि होता ही नहीं है। ठीक, तो ये तो होता ही नहीं है क्योंकि संयुक्त ध्वनि नहीं होता, संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक, और द्वित्व ध्वनि नहीं होता, द्वित्व व्यंजन होता है। तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये तो ऑप्शन ही कट गया। और ध्वनि कौन सा होता है? संपृक्त ध्वनि होता है और युग्मक ध्वनि होता है। ठीक, यानी ध्वनि 2 ही होते हैं, बाकी ये संयुक्त व्यंजन होता है और द्वित्व व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अब जब इसका मैंने थ्योरी में बताया था कि जब ये भिन्न भिन्न से, यानी कि आधा मैं है और ब है, यानी ये अलग अलग वर्ण है। ठीक, जब अलग अलग वर्ण होते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? संयुक्त हो जाता है। ठीक, यानी कि संयुक्त व्यंजन हो जाता है, और जो संयुक्त व्यंजन होगा तो संपृक्त ध्वनि हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसमें लगता है? प्लुत में लगता है, सिंपल है। तो 41 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मैंने थ्योरी वाले क्लास में बताया था ना कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। और जैसे ही स्पर्श में एक मात्रा लगा के उसको लड़के से लड़की में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि स्पर्शी बना देंगे, तो 16 हो जाएगा। और स्पर्शी से फिर हम क्या बोलते हैं? गंधेली को यानी च छ ज झ को अलग कर देंगे। फिर जो गंधेली होती हैं च छ ज झ, वो इस क्या बोलते हैं, उन लोग के पास आने के लिए संघर्ष करेंगे। ठीक है, यानी स्पर्श करने के लिए संघर्ष करेंगे, तो स्पर्श संघर्षी च छ ज झ हो जाएगा। और स्पर्शी जो बाटे 16 हो जाएंगे और स्पर्श कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो आपको उसके लिए थ्योरी वाली क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इज ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा शब्द को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वर ए
स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है कि कंठ यानी कि अ या आ और ई या ई मिलके ए या ए बनते हैं, ठीक। तो अ या आ यानी कंठ हो जाएगा और ई या ई तालु हो जाएगा, यानी कि कंठ तालु यानी कंठ तालव्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थोड़ा फास्ट में पढ़ा रहे हैं ताकि थोड़ा कम टाइम में आप लोग जल्दी से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अयोग्यवाह कहते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 44 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आ जाओ क्या बोलते हैं 45 क्वेश्चन पर। 45 क्वेश्चन क्या कहता है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो तालव्य यानी कि कंठ तालु, तालु यानी कि क्या हो जाएगा? च वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। उसके बाद आ जाओ इसमें 46 नंबर, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो देवनागरी लिपि की क्या हो जाएगी? कंठ। जैसा कि हमने कंठ पढ़ा ही है, दंतोष्ठ पढ़ा ही है, मूर्धा पढ़ा ही है, ग्रीवा ध्वनि तो मैंने नहीं पढ़ा और ना ही मैंने पढ़ाया, तो इसको काट दो। यानी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 47 नंबर पे आ जाओ। यानी जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? वर्तस्य कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर सघोष हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। तो कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ऑप्शन इज करेक्ट। तो उसके बाद आ जाओ 49 नंबर। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो क के बाद कौन सा आएगा? छ आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 50 नंबर देखते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो यानी कह रहा है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो वर्ण विच्छेद हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट। विच्छेद कर देंगे ना, अलग अलग करके विच्छेद कर देंगे। और उसके बाद 51 नंबर। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर कौन सा है? जैसा कि मैंने बताया था, आ होता है और बड़ी वाली ई होता है और बड़ा वाला ऊ होता है। तो ऑप्शन इज ए करेक्ट। और उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन। मध्य स्वर कहते हैं, यानी मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? ऊ को कहते हैं, ई को कहते हैं, या फिर ई को कहते हैं, या फिर अ को कहते हैं। तो किसको कहते हैं? तो मध्य स्वर किसको कहते हैं? जैसा कि मैंने थ्योरी वाले क्लास में इसका बहुत अच्छा ट्रिक बताया है। पहले अग्र होता है, फिर बीच में मध्य होता है, फिर पश्च होता है। तो मध्य स्वर में हम क्या पकड़ लेंगे? अ। यानी जो मध्य स्वर में एक ही होता है, सिर्फ अ होता है। यानी कि जब हम बोलेंगे तो जीभ के बीच हिस्से में जब अ बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि जीभ के बीचों बीच हिस्से से बोला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसका ट्रिक देखने के लिए आपको थ्योरी वाली क्लास देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अर्ध विवृत स्वर। अब अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? तो अर्ध विवृत स्वर, जैसा कि मैंने थ्योरी वाले क्लास में ट्रिक बताया था ना, कि यानी कि अर्ध विवृत, जैसे कि अन्यथा में नहीं लेना है, मैंने ये ट्रिक बताया था कि हमने कोडिंग कर दिया था। यानी 191 रुपये में जो है आधी बीबी मिलेगी, बस पूरी नहीं मिलेगी, ठीक। तो 191 यानी एक नंबर पे इसमें कोई है? एक नहीं, यानी नहीं है ना, तो अर्ध विवृत नहीं होगा, ठीक। उसके बाद 91 यानी 9 पे है कोई? 9 पे कौन सा है? 9 पे कोई है? तो 9 पे कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, बड़ा वाला ए 9 नंबर पे आएगा, ठीक है। जब कोडिंग आप करेंगे यानी जो स्वर 11 स्वर है उसका 1 से लेके 11 तक कोडिंग करेंगे, तो उसके बाद 11वें नंबर पे 11वें नंबर पे 1 हो जाता है ना, तो इस तरीके से 9वें नंबर पे ए आ जाएगा। तो इस तरीके से यानी 191 रुपये में आधी बीबी मिलेगी। बस हमको यही कोडिंग यानी यही ट्रिक याद रखना है। तो अर्ध विपरीत का कोई कभी भी सवाल आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से 53 के 53 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इस 53 क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी वर्णमाला से जुड़े 53 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें हमने सिर्फ 10 मिनट में कवर तो नहीं कर पाए, करीब 20 मिनट हो गया। और यदि याद रखिए इस टॉपिक से हम कुल 300 MCQ कराने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब कि आज का यह पहला हिस्सा था जिसमें हमने 50 प्रश्न यानी 50 प्रश्न देखें और इस यानी 53 प्रश्न देखें, और इसी तरह हर अगले वीडियो में 50-50 प्रश्न करेंगे। और इस तरीके से पूरी सीरीज में आपके पास 6 पार्ट होंगे और 300 सवालों का पूरा सेट तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर
आपने हमारी पिछली थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो पहले वो ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और दीपक हिंदी संसार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों, धन्यवाद।